नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, हमारा जो सेशन चल रहा है वो एनसीईआरटी ईवीएस है, जिसमें अभी मैं क्लास 4th की बुक से चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करा रही हूँ आपको, जिसमें मैंने चैप्टर 22 तक कंप्लीट करा दिया है पिछली वीडियो में। आज जो हम चर्चा करेंगे इसमें नेक्स्ट चैप्टर 23 और आगे के जो चैप्टर हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि सीटेट में एनसीईआरटी की बुक से 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं हर साल। तो इससे पहले कि आज का सेशन शुरू करें, ये हैंडल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दें और इसे लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 23 पोचमपल्ली। पोचमपल्ली क्या है? ये कपड़े की कहानी है। इसमें पोचमपल्ली का कपड़ा काफ़ी फेमस है इंडिया में, और ये कहाँ बनता है? ये तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, अतः वहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। एक तेलंगाना जो राज्य है तो वहाँ का जो कस्बा है उसे पोचमपल्ली नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या है, बुनकर हैं। वहाँ परिवार में जितने भी लोग होते हैं वो बुनकर मतलब कपड़े की बुनाई का काम करते हैं, तो उसी वजह से उस शहर का नाम भी पोचमपल्ली पड़ गया। नेक्स्ट है पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। जो पारंपरिक व्यवसाय हैं जो बहुत सदियों से चले आ रहे हैं तो वो कहाँ है? घर में ही सीखे जाते हैं। इनके अंतर्गत आते हैं जैसे कालीन बनाना, खिलौने बनाना, बर्तन बनाना। ये पारंपरिक व्यवसाय हैं। पहले ये फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं होती थी, तो यही लोगों के व्यवसाय थे। तो ये कहाँ से सीखे जाती हैं? घर से ही सीखे जाते हैं। इनके लिए भी कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है कि वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए, तो ये अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। नेक्स्ट है ऐसी परंपरागत व्यवसाय, उनमें भी कई औजारों और कलाओं का इस्तेमाल होता है। जो ये परंपरागत व्यवसाय हैं तो इन्हें बनाने के लिए भी औजारों का प्रयोग होता है और कई कलाओं को, जैसे कपड़े का यहाँ पे जिक्र हुआ है कि पोचमपल्ली का जो कपड़ा बनाया जाता है तो उसमें भी औजारों की ज़रूरत पड़ती है बुनाई के लिए, और उसे डिजाइनिंग करने के लिए और भी कलाओं का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। पोचमपल्ली की तरह ही भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। जैसे पोचमपल्ली कपड़े के नाम से फेमस है तेलंगाना में, तो ऐसे ही भारत के और इलाके हैं जो फेमस हैं अपनी कला को लेके। जैसे कुल्लू की शॉल, कुल्लू की जो फेमस है वो शॉल है। मधुबनी जो बिहार में है वहाँ की पेंटिंग फेमस है। असम की सिल्क, जो सिल्क का कपड़ा होता है वो असम में है, तो वहाँ असम इसलिए फेमस हो गया। और कश्मीर की कढ़ाई, जो कढ़ाई है वो लोग जब भी कपड़े खरीदने जाते हैं तो कढ़ाई का जब जिक्र होता है तो वहाँ पे कश्मीरी कढ़ाई का ही जिक्र करते हैं। तो ये वो इलाके हैं जो अपनी कला की वजह से फेमस हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे ये, पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 24 दूर देश की बात। दूर देश की, यहाँ पे कोई दूर से आया है तो वहाँ की कहानी सुना रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसा परिवार था जो केरल का परिवार था, रहने वाले केरल के थे, और वो दूसरी जगह यानी आबू धाबी में जाके शिफ्ट हो गए थे। तो क्या होता है कि वो वहाँ से अपने शहर केरल के लिए वापस आए हैं, तो वो वहाँ पे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके जो भाई लोगों के बच्चे हैं उनको वो कहानी सुना रहे हैं। तो वही यहाँ पे जिक्र किया गया है दूर देश की बात। तो ये मलयालम में पिता के छोटे भाई को चिट्टप्पन, यानी जो चाचा होते हैं उनको चिटप्पन कहा जाता है, और उनकी पत्नी को कुजम्बा यानी चाची को कुजम्बा कहा जाता है। मलयालम केरल की जो भाषा है वो मलयालम है, तो मलयालम में चाचा को चिटप्पन और चाची को कुजम्बा कहा जाता है। अबू धाबी में पानी महंगा और पेट्रोल सस्ता है, तो जो उसके चाचा हैं वो अपने भतीजे को या भतीजी जो भी बच्चे हैं उनको कहानी सुना रहे हैं कि जो अबू धाबी है जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे पानी बहुत महंगा है, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा निकलता है, पेट्रोल का खनन होता है, तो पेट्रोल वहाँ पे सस्ता है और पानी वहाँ पे महंगा है। नेक्स्ट पॉइंट है आबू धाबी में खजूर के पेड़ होते हैं। जो केरल है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट बात है ये, जो केरल है वो मसालों के लिए फेमस है, मसालों का राज्य कहा जाता है केरल। हर कोई
राज्य अपनी किसी चीज़ को लेकर फेमस है, ऐसे ही जो आबू धाबी है वहाँ खजूर के पेड़ बहुत होते हैं, खजूर के लिए फेमस है। तो जो उसके चाचा हैं वो बता रहे हैं कि जो आबू धाबी है वहाँ पे खजूर के पेड़ बहुत होते हैं, रेतीली जगह है, रेगिस्तान जैसा है, तो वहाँ पे और कोई पेड़ हो भी नहीं सकते, तो खजूर के पेड़ अधिक होते हैं। तो वही बता रहे हैं कि आबू धाबी खजूर के लिए फेमस है। नेक्स्ट है आबू धाबी की जो भाषा है वो अरबी है और वहाँ की मुद्रा को दिरहम कहा जाता है। जो वही हमारी भाषा है, हम हिंदी बोलते हैं, अलग अलग राज्य की भाषा है, केरल में मलयालम बोलते हैं, तो ऐसे वो बोल रहे हैं कि आबू धाबी है वहाँ पे अरबी बोली जाती है और वहाँ की जो मुद्रा है, जो रुपए हैं, हम रुपए बोलते हैं, तो वहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी को दिरहम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आबू धाबी की भाषा क्या है, अरबी है, और वहाँ की मुद्रा को क्या कहा जाता है, दिरहम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आबू धाबी में लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और अपना पूरा शरीर और सिर भी ढककर रखते हैं। जो आबू धाबी है रेगिस्तानी इलाका है, रेत वहाँ ज़्यादा है तो गर्मी भी वहाँ ज़्यादा होती है, तो जो लोग हैं वहाँ के ढीले ढाले मतलब कपड़े ढीले ढीले ताकि थोड़ी एयर पास होती रहे, सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर ढक के रखते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है, गर्मी होती है, तो अपने पूरे शरीर को, सिर को भी टॉवल से ढक के रखते हैं ताकि तेज़ धूप उनके सर पे ना पड़े। तो ये थे आज के पॉइंट, चैप्टर 2 मैंने इसमें लिए इस वीडियो में। तो कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बताइए और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।